अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके मोहब्बतें दे के, मोहब्बतें समेटते हुए अपने घर से निकलते हैं, अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा होकर आप तक पहुँचते हैं ताकि आपके साथ अपनी तालीम को शेयर किया जा सके। आ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन के हवाले से मोहब्बत भरा दिन, प्यार का दिन, बहुत ही खूबसूरत दिन। आपने अपने अपने दिनों का आगाज़ कर चुके होंगे। आप सब अपने घर में बैठे होते हैं और आज के दिन के मुनासबत से क्या खाना है, क्या पकाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि वीकेंड है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं कि जी ये करना है, ये करना है, वो करना है, और किसको बुलाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसकी इयादत करनी है और अपनी इयादत के लिए किसको बुलाना है। तो ये मैं अपनी इयादत कभी कभी इसलिए कहती हूँ कि आप वीकेंड्स पे इतने थक चुके होते हैं कि आपका दिल कर रहा होता है कि सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहें और उठे ना और कोई आपको सर्व करता रहे। ये भी बड़ी ज़िंदगी की बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप हफ्ते के 6 दिन मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं और फिर आप एक दिन चाहते हैं कि आपको आराम मिले। लेकिन खातून खाना एक वाहिद एक ऐसी हस्ती है कि जिसको ज़िंदगी में आराम नहीं मिल रहा होता। अगर वो वर्किंग है तो वो बाहर भी काम कर रही है, लेकिन अगर वो घर में है तो वो घर के उमूर भी बिल्कुल उसी तरह से निपटा रही है। उसको जो दफ्तर जाना है सुबह, तो उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठना है, बच्चों को भी तैयार करना है, जल्दी जल्दी भेजना है, और अगर उसको ज़ाहिर सुबह जल्दी जाना है तो रात को जल्दी भी सोना है। लेकिन उसको बिस्तर पे सोने के लिए वही रात हो जाती है। लेकिन चूँकि कुछ बच्चों के स्कूलों में ऑटम ब्रेक चल रहा था, काफ़ी सारे स्कूलों में ऑटम ब्रेक चल रहा था, तो वो होपफुली मंडे से वो स्कूल्स खुल जाएंगे तो फिर एक नया एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे होते हैं, लगे हुए होते हैं, दिन रात लगे हुए होते हैं, वो उनके लिए कोई ऑटम ब्रेक हो या कोई भी चीज़ हो, वो बस किताब का कीड़ा बने रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या जो अपने कोर्स की जिस हवाले से हम बात कर रहे थे। तो ये तो अपनी साथ अपनी ज़िंदगी की डगर के साथ साथ चीज़ें चलती ही रहती हैं और हम भी उन्हीं हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी के इर्तिकाई अमल से ज़िंदगी गुजरती है और उस इर्तिका में चीज़ें बदलती हैं, और वो इर्तिकाई अमल चाहे वो किसी भी लिहाज से आपकी ज़िंदगी और आपके लाइफस्टाइल को चेंज करता है। आपके लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करता है कि जो आप पहले थे वो आप अब नहीं हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई बनी आदम बिल्कुल ही बदल गया हो, लेकिन जो कि आपका माहौल होता है, आपकी एम्बियंस होती है, आपकी चीज़ें होती हैं, वो सारी बदल जाती हैं। पुराने ज़माने में लोग सिर्फ जो सीलिंग फैंस होते थे उनके ऊपर गुजारा करते थे, एसीओ ने उनकी जगह ले ली, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम आ गया, फिर और जिद्दत पे जिद्दत आती रहती है। इसी तरह इंसानी दिमाग जो पहले ये सोचता था कि नहीं जी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बड़ा अच्छा होता है, फिर न्यूक्लियर सिस्टम पे आ गए। एक अलग अलग तरह से सब लोगों ने अपनी अपनी हस्तियाँ बना ली और सबने अपने अपने नॉर्म्स और अपनी अपनी वैल्यूज़ बना ली। बिल्कुल इसी तरह से मुल्क के अंदर देखते हैं तो हम पहले समझते थे कि हम जो बहुत ही बैकवर्ड है और जो बाहर की कंट्रीज़ हैं या अमेरिका वगैरह बहुत एडवांस है। अब अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सबके पास वो गैजेट भी मौजूद है, सबके पास वो सारी चीज़ें भी मौजूद हैं, चाहे वो एक गरीब तबका हो चाहे वो एक अमीर तबका हो। ये ज़रूरतें अब सबके लिए बिल्कुल इक्वली बराबर रह गई हैं। बात सारी आ जाती है कि आप उसका सही इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल। तो पुराने ज़मानों में भी गलत और सही चीज़ें बिल्कुल ऐसी हो रही थी और उससे पहले भी 1400 साल पहले भी ये सारी चीज़ें इसी तरह से होती थी। लेकिन असल बात क्या है, जो ख़जाना है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, वो इंसान है जो अल्लाह ताला ने बनाया और उसकी जहन साजी की। आप अपने जहन से चीज़ों को कैसे लेके चल सकते हैं। अगर आज के टॉपिक के हवाले से बात करूँ तो कुतुब रसानी के हवाले से मेरी बातचीत है और कुतुब के हवाले से बात है। किताब रसानी या किताबों को पढ़ना का रुझान ख़त्म हो गया या किताबों की दुकानें अब वैसी नहीं रहीं जैसे कि हुआ करती थी। एक सर्वे के मुताबिक ऐसी बात हो रही थी कि किताबें अब उतनी बिकती ही नहीं है जितनी उस ज़माने में बिका करती थी, क्योंकि उस वक्त वाहिद ज़रिया ही किताब था। अगर इंटरटेनमेंट थी, एक सोबर शख्स एक जिसको कहा जाता था पुराने ज़माने में बड़ा पढ़ाकू है या इसका तो वक्त किताबों में गुजरता है, या कोई भी बड़ा आदमी जो भी कोई अपने घर में बैठा हुआ है या कोई रिटायर्ड आदमी है, तो आप अगर उसको देखेंगे तो उसके हाथ में किताब होगी या सोते वक्त किताब होगी। या इसके अलावा भी खातून खाना अगर ड्रामे देख रही होती थी या सुन रही होती थी यानी कि ड्रामों का, तो उनके पास कुछ ऐसे डाइजेस्ट होते थे जिनको वो पढ़ती थी और वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ होती थी अपने फारिग वक्त में। तो फिर क्या इसमें अमल दरामद नहीं आएगा कि इसको जैसे कि अखबार को रिप्लेस किया आपको टीवी ने, बिल्कुल इसी तरह किताबों को जो डाइजेस्ट है उनको रिप्लेस किया आपके ड्रामों ने, और इसी तरह किताबों को रिप्लेस किया आपके इंटरनेट ने, जिसने ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक आवाज़ में दे दी। मेरा सवाल सिर्फ और मेरा जो तशवीश है वो सिर्फ ये होती है कि किताबों से दूरी हुई कहाँ है। क्या किताबें बिकना बंद हो गई हैं? तो ज़ाहिर है इर्तिकाई अमल है, उसकी जगह किसी और चीज़ ने ले ली, आपकी जो इकॉनमी थी वो किसी और चीज़ पे आ गई। तो किताब तो अभी भी पढ़ी जा रही है, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। अब वो किताब आप PDF पे पढ़ रहे हैं, ये वो किताब आप PDF पे सुन रहे हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि सुनना ज़्यादा बेहतर होता है बजाय पढ़ने के कि आप रवानी में पढ़ रहे हैं। जब आप सुन रहे होते हैं तो वो आपकी, जैसे हम बच्चों को कहानियाँ बचपन में सुनाते हैं तो वो बुढ़ापे तक वो अपने पोता पोतियों को सुना रहे होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये किस तरह की चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये बेहतरी की जानिब चीज़ है। अब अगर आप इस बात को हम रो नहीं सकते कि जी किताबें नहीं बिक रही,
किताबें भी बिक रही हैं और किताबें ना भी बिकें तो बहरहाल उसका एक बदलाव आ चुका है। यही मेरा टॉपिक है आज, इसी के ऊपर बात करेंगे। माहिर तालीम मेरे साथ मौजूद है, मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी परवेज़ हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं परवेज़ साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से? परवेज़ साहब, मैंने ना एक थोड़ा सा जो मुझे लगता था मैंने वो बात की है, और एक घिसी पिटी बात है, किताबें कोई नहीं पढ़ रहा। काफ़ी हद तक तो आपने अपनी जो अभी गुफ्तगू करी इनिशियली उसमें कवर कर दी चीज़ों को, और हकीकतन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ों का मोड चेंज कर दिया है। पहले किताबें प्रिंट फॉर्म में आया करती थी, आज भी आती हैं, मगर पेपर इतना महंगा हो गया है कि वो अगर 300 रुपये की किताब है 2000 रुपये में परचेज़ करने की बजाय उसके PDF फॉर्मेट के ऊपर हम उसको ज़्यादा आसानी से पढ़ लेते हैं। फिर टेक्नोलॉजी है, चैट GPT आ गया है। अगर मुझे स्कूल से रिलेटेड अगर करिकुलम पर कोई किताब देखनी है या पढ़नी है तो मैं तो चैट GPT को कहूँगा कि जी टॉप 10 बुक्स मुझे आप बता दें इस मौजू पर। वो टॉप 10 बुक्स बता देगा क्या बात है। अगर मुझे कोई किताब पढ़नी है तो पहले तो मार्केट जाकर मुझे वो किताबें परचेज करनी पड़ती थी, मगर आज वो नहीं है। आज मैं चैट GPT पे जाता हूँ, अगर मुझे कोई टॉपिक है, बिलफर्ज मुझे करिकुलम से स्कूल से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़नी है तो मैं उससे पूछता हूँ कि जी 10 टॉप बुक्स बता दे। वो टॉप 10 बुक्स बता देता है। उन टॉप 10 बुक्स की मैं समरी पढ़ लेता हूँ, और उनके अंदर से जो मुझे पसंद आती है वो एक मैं PDF डाउनलोड करके वो किताब में पढ़ लेता हूँ। तो आज भी जो कुतुब बीनी का शौक रखते हैं लोग, वो किताब पढ़ रहे हैं। सिर्फ मोड ऑफ रीडिंग चेंज ज़रूर हो चुका है कि वो हो सकता है कि वो किताब फिजिकली उस तरीके से नहीं परचेज कर रहे, बल्कि वो आज वो डिजिटल बुक्स पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मेट चेंज हो गया है, मगर किताब आज भी पढ़ रहे हैं। फॉर्मेट भी आई थिंक चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पेपरलेस एनवायरनमेंट। मैं डिजिटल किताब पढ़ रहा हूँ आज, मैं वो पेपर वाली किताब ये कागज की किताब है, वो डिजिटल किताब है, क्योंकि इस डिजिटल किताब ने एक तो आपका पेपर बचाया, पेपर का कॉस्ट बचाई, पेपर की जो जहाँ से पेपर बनता है आपने जो दरख्त काट के उनका पेपर वो बचाया, आपकी उसकी लेबर बचाई। अब देखिए इससे बेरोजगार लोग हुए, लेकिन अब जो इर्तिकाई अमल तो चलेगा ही ना, चलेगा, बिल्कुल। तो फिर आप ये सोचें कि जो आप जैसे आप अपनी बात बता रहे हैं, अगर कुछ आपको काम भी करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने चैट GPT पे डाला, यानी आपने अपने स्कूल का कोई फॉर्मेट बनाना है या कोई चीज़ आपने उसको फॉर्मेशन में लानी है, आपको नहीं समझ आ रहा किस तरह से मैं उसको आपने डाला, आपके पास पूरा आ गया, कट पेस्ट किया, छाप दिया। ये तो हो रहा है ना, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आसानी है ना ये, दिस इज टेक्नोलॉजी। तो हम क्यों मैं इस बात को क्या, अगर आप रात के सोते वक्त अगर हम किताब पढ़ रहे होते हैं, मैं ये बात नहीं कह रही कि किताब पढ़ना और वो चीज़ें सारा सब कुछ, लेकिन अब वो किताब पढ़ना, पहले जब किताब पढ़ने वाला दौर था, मुझे याद है अच्छी तरह, मम्मीज़ और ये कहती थी हर वक्त किताब पढ़ते रहते हो, सर में दर्द हो जाएगा और ये आंखों पे जोर पड़ेगा, यूँ लेट के पढ़े हो। वो क्या था फिर? मगर देखें अभी इसके अंदर भी मैं आज के टाइम में बताऊं कि जहां आप ये है, मगर फिर भी कुतुब बीनी से अगर एक मैं अभी बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर एक बड़ी अच्छी मिसाल एक साहब ने दी, और वो कह रहे थे कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मैंने देखा कि खातून और उनकी बच्ची किताब पढ़ने में मशगूल हैं, किताब पढ़े जा रहे हैं। मैंने उस खातून से जाकर काफ़ी देर गुजर गई, मैंने उस खातून से जाकर बोला कि जी मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपको किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है। उसने कहा कहाँ किताब पढ़ने का शौक़ है, ये कमबख्त इन बच्चों की वजह से मुझे किताब पढ़नी पड़ती है। अगर माँ किताब पढ़ेगी तो वो औलाद के अंदर ट्रांसफ़र होगी और औलाद के अंदर ये हैबिट्स आएगी। लेकिन ये भी बात बताया ना हारून साहब कि इस वक्त आप स्कूलों में जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं, किताबें तो ऑब्सलीट वहाँ से भी हो रही हैं, क्योंकि अब सारी पढ़ाई आप लैपटॉप पे कर रहे होते हैं, आपके पास सारा जो मवाद है वो लैपटॉप पे होता है। जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं उन्हें देखूँ तो किताब खुली भी कम होती है, या लेक्चर्स जो हो रहे होते हैं, जो टीचर ने लेक्चर दिया, ये तो हमारे ज़माने में भी था कि हम जल्दी जल्दी रिटर्न कर रहे होते थे, अपने नोट्स बनाते थे और अपनी चीज़ें, ये तो अभी भी होता है। लेकिन किताब का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो रेफरेंस के लिए रह गई थी हमारे ज़माने में भी, क्योंकि उस ज़माने में भी आपको वैसे तो नहीं पढ़ाया जा रहा होता था, ये वो बच्चों वाले टाइम तक A फॉर एप्पल, B फॉर, तब तक तो किताब चल रही होती थी। और लेकिन अब सिलेबस भी आपका, क्योंकि पढ़ाई का ट्रेंड जो है वो अब किताबों से नहीं रहा, वो आपका रेफरेंसेस से रह गया। मैं राइट? किताबों की अपनी अहमियत अपनी जगह पर है, वो किसी फॉर्मेट में हो, वो किताब की शक्ल के अंदर हो या डिजिटल बुक हो, PDF फॉर्मेट में हो, वो तो आपको मिल रहा है उसकी अपनी अहमियत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके साथ ही हमें चलना है। वो इससे क़तई नज़र के वो किस फॉर्मेट में आप पढ़ रहे हैं। और बच्चे आज भी जिन स्कूल्स के अंदर, मेरे ख्याल से बाज़ के स्कूल ऐसे हैं जो उन्होंने बुकलेस स्कूल कर दी हैं अपने, कि जी बच्चे स्कूल बैग लेकर ही नहीं आएंगे, और उनके पास, बच्चों के पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, बच्चे उन लैपटॉप्स के अंदर पढ़ रहे हैं और वहाँ से वो स्टडी कर रहे हैं। जहाँ ये फैसिलिटीज़ हासिल हैं वहाँ बच्चे वो फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, और जिन स्कूल्स में नहीं हैं, जो लेस प्रिविलेज एरियाज़ के अंदर दीगर स्कूल चल रहे हैं, वहाँ किताब की अपनी अहमियत है और किताब में आज भी बच्चा पढ़ रहा है। इसकी वजह सिर्फ यही है ना कि वो अभी तक इस प्रिविलेज पे नहीं आए। इसमें ये मसला नहीं है कि जी कुतुब बीनी नहीं हो रही या किताब को पढ़ा जा रहा है, अब फ़ोन पे पढ़ा जा रहा है, तो इसको हम, मुझे लगता है कि ये सवाल ही गलत है।
मैं ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। अब ये नहीं मतलब ये ज़रूरी है कि मैं एक चीज़ यूँ उठा के करूँ। आज मैं किताब यूँ उठा के पढ़ती थी, आज मैं यूँ उठा के पढ़ती। कुरान पढ़ते हैं हम, अब फ़ोन पे पढ़े होते क्योंकि हाँ ईजी एक्सेस है। कुरान को हम संभाल के जहाँ पे बैठते हैं कुरान खोल लिया और पढ़ लिया। तो मुझे बताएं क्या वो कुरान नहीं है जो पढ़ा जा रहा है? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो क्या वो हाथ में पकड़ना, अच्छा अब एक साहब से मेरी बड़ी बात हो रही थी, कह रहे थे जो मज़ा अखबार को हाथ में पकड़ने में आता है ना, तो वो मज़े के लिए एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही, वो अपने शौक को पूरा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो उस तरह अखबार पढ़ना चाहते हैं या उस तरह कुतुब भी नहीं करना चाहते हैं। मैं अगर अपने मोबाइल पर बुक पढ़ने के लिए, अपने लैपटॉप पर बुक पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ तो मैं वहाँ पढ़ सकता हूँ, इसलिए कि मुझे वो कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव है, टाइम वाइज भी मेरे लिए वो इफेक्टिव है कि मैं बहुत तेजी से चीज़ें अगर इसी के ऊपर आ जाए ना बात, अगर ये तो कुतुब भी नहीं था, इसको एक और फॉर्म दे दें, लोगों ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि वो न्यूज़ जल्दी सुन लेते हैं। अब ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर मुझे वो खबर जो इस वक्त मिल जाएगी वो कल सुबह के अखबार में आएगी। तो ट्विटर ने वो जगह ले ली है, सोशल मीडिया ने वो जगह ले ली है ना कि वो पैसा बचा ना, बिल्कुल बचा, वो पैसा बचा। लेकिन ये नहीं है कि वो बच रहा है, वो पैसा जो आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है उस पर जा रहा है, वो अखबार का पैसा बचा। और आपको ये कह दें कि वो किताबें खरीदने का, लेकिन मुझे बताएं कि अगर आप थोड़ा सा दूर अंदेश होकर दिए, मैंने कहा ना कि दरख्त बचा, लेबर बची, ऑन एंड ऑफ सारी चीज़ें बची, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके हाथ में यहाँ सरसराहट हो रही है जिसमें पेपर आना है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। उसका ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे, चूँकि ज़माना बदल गया है तो ऑल्टरनेटिव्स भी बदल चुके हैं। हम बात कर रहे थे, परवेज़ हारून साहब आप अपनी बात को पहले मुकम्मल कीजिए, मैं अगला सवाल करूँगी। मैं आपसे यही बात कह रहा था कि अब बहुत से स्कूल्स डिजिटल उसके ऊपर आ गए हैं और पेपरलेस स्कूलिंग हो रही है। बुक्स वहाँ बच्चे लेकर नहीं आते, बैग लेकर नहीं आते, वो स्कूल पढ़ा रहे हैं बगैर बुक्स के। और बाद अक्सर स्कूल ऐसे हैं कि जो बुक्स के साथ पढ़ा रहे हैं, जहाँ वो वालिदैन के पास घरों पर इतनी एक्सेस नहीं है, स्कूल के पास इतना बजट नहीं है। देखें हमारे यहाँ एक मिथ है कि जी रिच का बच्चा या अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर 42% जो स्कूल्स का जो बोझ है वो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। और इसके अंदर भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 89% यानी कि 34% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीसिस 1000 से कम है। अच्छा, 34% स्कूल 1000 से भी कम है? 1000 से कम है। 500 से 1000 के दरमियान जो स्कूल है 34% हैं। 15% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 1500 तक के है और 11% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीसेस 3000 के अंदर अंदर हैं। और नॉर्मली 89% स्कूल पाकिस्तान के अंदर पूरे इस तरह चल रहे हैं जो लो कॉस्ट स्कूल हैं। 11% स्कूल हैं जो आप कहते हैं कि लिट क्लास पढ़ रही है स्कूल। अब ये 89% लो कॉस्ट स्कूल के अंदर जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम वाहिद एम्प्लॉयर हैं जहां पर खवातीन एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो खपी हुई हैं, जो जॉब्स कर रही हैं, 9 लाख से ज़ायद खवातीन इस वक्त प्राइवेट एज अ टीचर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जॉब कर रही हैं। भी तो कम होती है ना, फिर जब वो कम रहे तो फिर मैटर ये नहीं है। देखें हमारे पास जो रूल्स के अंदर है वो ये है कि कोई स्कूल जो है वो अपनी 3 फीसिस के 4 फीसिस जो है, मैं अगर फ़ीस ले रहा हूँ, मेरे स्कूल की फ़ीस है 1000 रुपये, तो मुझे जो बाय लॉज बाय कानून है कि मैं 4 फीस के बराबर सैलरी दूंगा, यानी कि 4000 मिनिमम वेज, मिनिमम वेज। मगर स्कूल उससे ज़्यादा दे रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उस रूल्स के मुझसे ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, 10, 12, 15। हम बसाओकात हम कहते ये हैं कि फ़ीस हम उठाते हैं कैडेट स्कूल की, जो स्कूल फ़ीस ले रहा है 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। और तनख्वाह की जब हम बात करते हैं तो वो ये जो लो कॉस्ट स्कूल हैं, इन स्कूलों की बात करते हैं कि ये स्कूल दे रहा है 15,000, 12,000 सैलरीज। तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर रहा है। इसके आप देखें कि 25 आर्टिकल 25A के तहत ये बुनियादी 5 से 16 साल तक की जो तालीम है वो गवर्नमेंट ने देनी है, मगर प्राइवेट सेक्टर ने इसको समझने के गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़ा है। इक्वली है ना, देखा जाए तो। और ये जो बात की जाए कि पीनट है, ये थोड़ा बहुत, क्योंकि वो निज़ाम कैसे चलेगा, अगर बच्चा पानी पी रहा है तो वो पानी तो आएगा। अब अगर बच्चा जो भी कोई जो उसकी जगह है, प्रेमिसेस की जगह है, वो किराए की है तो वो तो होगी। तो ये आप ये समझ लें कि ये सब पीनट, ये आप इसको इसी तरह से कहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कूलों के म्यार को बेहतर करना चाहिए? बेशक हम अगर किताबों के हवाले से बात करें, पुराने पैटर्न पे ही शुरू करें ना। आप मुझे बताएं कितनी किताबें, मैं जैसे कुछ बता रही थी, मेरे घर में कोई ढेर किताबें लगी हुई हैं, O लेवल्स की और A लेवल्स की किताबें ढेर पड़ी हुई हैं। अब मैं सोचती हूँ यार कोई ले जाए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आके वो ले जाए। नई नई किताबें हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 पास्ट पेपर्स इतने ढेर पड़े हुए हैं, किसी के काम आ जाए। और मैं बिल्कुल उसको वो ऐसे ही देना चाहती हूँ। लेकिन अजीब से एक वो है, ऐसा नहीं है कि लोगों को किताबें नहीं मिल सकती हैं, लोगों को किताबें भी मिल सकती हैं।
जो एक हायर क्लास में जाता है जो और उसका अपना जो कोर्स होता है वो नीचे वाला बच्चा पढ़ सकता है। हर चीज़ का हिसाब किताब हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके अंदर हम जो ख़ास तौर पर मैं 89% स्कूल्स की बात कर रहा हूँ इस सेगमेंट के, जो हम लो कॉस्ट स्कूल्स हैं, हम लोग ये जो आपने पुरानी किताबों की बात करी, हम अपने स्कूल्स के अंदर बुक बैंक लगाते हैं। अच्छा। कि जो आगे वाले जो बच्चे जो जा रहे हैं वो अपनी किताबें यहाँ जमा करवाएं, और हमसे दूसरी अपनी जो आने वाली क्लासेस की किताबें वो ले लें, यूज किताबें। तो मैं अपने भी ज़माने की बात बता रही हूँ, उस ज़माने भी हमने बड़े एलीट स्कूलों में पढ़ा, मैं एक मिसाल बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पे भी ये सब कुछ होता था। होना चाहिए, और यही होना चाहिए कि आपने उस किताब को बर्बाद करना है ताकि आपका काम आ सके। ये रद्दी होके चला जाए तो समझ आता है, क्योंकि वो गल जाए ना पेपर तो आपने उसका हक अदा करना। मगर अभी आने वाला वक्त में ना मैं आपको एक बहुत ही जो मैं चीज़ महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि तालीम बहुत महंगी होने जा रही है, और इसको डेलिबरेटली किया जा रहा है। आप इसलिए कि जो लो कॉस्ट स्कूल्स हैं, जो मैं कहता हूँ 89% स्कूल्स पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर चल रहे हैं, उन स्कूलों को लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर नादानिस्ता या दानिस्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है। और बात मैं आपको हम बताऊं कि आप सिंध में और इधर देखिए कितने घोस्ट स्कूल हैं, घोस्ट स्कूल देख कितने हैं, हजारों की तादाद के अंदर, हजारों की तादाद में। तो सिर्फ पेपर पर हैं, वहाँ पर टीचर्स की सैलरीज भी जा रही हैं, दीगर हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इवन अभी मैं पढ़ रहा था कि 36,000 प्राइमरी स्कूल्स के अंदर से 25,000 प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जो 1 रूम पर हैं गवर्नमेंट के। सोचिए, एक रूम पर हैं गवर्नमेंट के 25,000 रूम, एक रूम पर स्कूल हो सकते हैं, मगर प्राइवेट स्कूल अगर कोई 120 गज के ऊपर चल रहा है तो आपको उस पर एतराज़ है। अच्छा, तो लेकिन मुझे बताएं 120 गज पे स्कूल कैसे चलेगा? बहुत अच्छी आपने बात करी। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई पढ़ा रहा है ना दरख्त के नीचे भी, वो भी स्कूल है, उसको भी आप पढ़ाने दें। ठीक है। अब मेरा स्कूल सपोज मैं ये कहता हूँ कि 120 गज पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसके अंदर फतन बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम बात है, क्या KDN ने 1980 के बाद यहाँ पर एम्यूनिटी प्लाट्स दिए एजुकेशन के लिए? नहीं दिए। अब मेरे जो प्राइमरी या प्री प्राइमरी का जो बच्चा है, एजुकेशन के अंदर दुनिया भर के अंदर एक उसूल है कि उसका स्कूल 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए। जी, और दुनिया भर में यही होता है। और मैं 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 120 गज या 80 गज के अलावा कोई प्लाट है ही नहीं। हाँ। और इवन अब मेरा जो स्कूल 120 गज के ऊपर है, उसके ना दाएं कोई स्कूल जगह है ना कोई बाएं स्कूल है, और मैं 120 गज के स्कूल में अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चा आ रहा है 100 गज के मेरे पास 120 गज की बिल्डिंग के अंदर करने पे लगे हुए हैं वो। अब देख नहीं, उस स्कूल को बंद करने पर लगे हुए हैं। बिल्कुल 120 गज पे जो फातिमा बच्चा आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा ये रियलाइज करें कि उस बच्चे के घर में जनरेटर भी नहीं है। हाँ। वो स्कूल आ रहा है तो उस वक्त जो 12 घंटे लोड शेडिंग बच्चा फेस कर रहा है, स्कूल के अंदर आके जनरेटर के अंदर बैठ रहा है। हाँ। उस स्कूल के अंदर 4-5 घंटे बैठ के वो तालीम हासिल कर रहा है। आप क्यों उस स्कूल के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं? आप क्यों स्कूल को बंद करने जा रहे हैं? कि मतलब गवर्नमेंट आपके साथ मिलकर आपको फैसिलिटेट कर सकती है ना, आपको बेहतर जगह दे दे। क्यों नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़ ये, आप देखिए अपार्टमेंट्स में लोगों ने स्कूल खोले हुए, मुझे याद आ गया, अपार्टमेंट्स में लोगों ने स्कूल खोले हुए। तो वही आपने की बात है कि जब तालीम की इतनी कमी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 कमरों कहाँ पढ़ा रहा है। मैं दूसरी एक बात आपसे ये कहता हूँ ना कि मेरे पास अगर 100 पेरेंट्स जिन्होंने दाखिला करवाया, उन्होंने गन पॉइंट पर नहीं करवाया, उन्होंने अपनी विल और अपनी मर्जी से दाखिला करवाया है, अपनी हैसियत देखते हुए करवाया। मेरे स्कूल की फीस है 500 रुपए, उनकी अफोर्डेबिलिटी ही अगर 500 रुपए है तो उन बच्चों को पढ़ने का हक ना छीने। उन बच्चों को पढ़ने दें कि अगर उसकी हैसियत थोड़ी बढ़ेगी, अल्लाह ने चाहा, तो वो किसी 1000 वाले स्कूल में पढ़ा लेगा, किसी 2000 वाले स्कूल में पढ़ा लेगा। और इस वक्त जो तालीम की, इस वक्त सिंध के अंदर 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, और अगर इस पूरे बच्चे को भी खपाने के लिए हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, अगर पाकिस्तानी फौज का, मैं प्राइवेट कहूंगी नहीं ना, ये जो आप बता रहे हैं 89% स्कूल नहीं है। और अगर ऐसा कर भी दिया जाए तो हम कहते हैं कि अगर आर्मी का आप 3 साल का बजट भी लगा देना तो आप इतने स्कूल्स पाकिस्तान के अंदर नहीं बना सकते। तो आप तो इसको हमें क्रेडिट दें। हाँ, बिल्कुल, कि प्राइवेट सेक्टर को कि हम अपनी मदद आपके तहत इन्वेस्टमेंट कर सब कुछ करके पढ़ा। प्राइवेट नहीं कहती, क्योंकि ये प्राइवेट तो वो हैं जो जिनका मैं भी नाम लूं, जिनकी 40-40 हज़ार रुपए फीस है, 40-40 हज़ार, वो हैं प्राइवेट स्कूल। फिर उस पर अलमिया देखें, हमसे कहा जाता है कि 10% फ्री शिप पढ़ाएं। हाँ, कितना 10%, और हम उसको फॉलो करते हैं उस कानून को भी कि हम 100 में से 10 बच्चे। क्या फर्क पड़ता है 500 हटा के देने में या उसके ऊपर आपने स्कॉलरशिप देने में? मगर आप मुझे बताएं कि इकोनॉमी का जो बुनियादी रूल है कि सबसे पहले तो आपको, पीपल्स पार्टी जो हमारी हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट, उसका नारा भी है कि रोटी कपड़ा और मकान, इकोनॉमिक का उसूल भी है रोटी कपड़ा और मकान। बताया करें मुझे, ये ना बताइएगा आप रोटी कपड़ा और मकान, हम इससे बहुत, इस सतह से बहुत नीचे आ गए। रोटी का मतलब है खाना, हप्पा, गैस नहीं होगी, लकड़ी पे रोटी तो वो खत्म हो गया, 10% ये रेस्टोरेंट वालों को नहीं करना चाहिए फ्री। दूसरी चीज ये नहीं, और कपड़ा
कपड़ा पहनने के लिए बेचारे जो लोग हैं वो रीचेबल ही नहीं है, मकान तो आप भूल ही जाएं। तो ये रोटी कपड़ा मकान का नारा पीपल्स पार्टी को रिवर्स करना चाहिए और आना चाहिए मिट्टी और ये जो आपकी हर चीज़ तो नदारद है, हर चीज़ नदारद है। तो अब अपने स्लोगन्स को भी बदलना होगा जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं। और मैं इस वक्त हमारे स्कूल्स के लिए रजिस्ट्रेशंस के मैटर्स, दीगर मैटर्स इतने मुश्किल कर दिए गए हैं, सालों से फाइलें पड़ी हुई हैं। आज कल देखें, हम टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वन विंडो ऑपरेशन है कि आप नेट पर जाते हैं दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर, नेट से फॉर्म डाउनलोड करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, बल्कि डाउनलोड भी और फॉर्म भर कर देते हैं तो थोड़ी देर के अंदर आपको टैक्स नंबर भी मिल जाता है, अगले दिन सर्वे भी हो जाता है और चीज़ें आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर टैक्स पोर्टल 1 साल से बंद है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध का, उस पर कोई फुजमाई नहीं है। अब वहाँ पर फाइल जमा करवाने जाएं तो इतनी पेचीदगी है कि जनाब रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल लेकर आएं, चलो रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल, जी लैंडलॉर्ड का भी शनाख्ती कार्ड, लैंडलॉर्ड का भी शनाख्ती कार्ड लिया है। क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया तो मैं चाहती हूँ कि आप सीधा निकात जो है वो बता दें और एक मैसेज दे दें क्विकली। मैं बहुत सबसे पहले तो मैं अपनी जो प्राइवेट स्कूल्स को एक मसाइल के लिए मैं डिस्कस कर रहा था, ख़ास तौर पर जो लो कॉस्ट एरिया जो सिंध के अंदर हम ख़ास तौर पर कि मैं वज़ीर जो इसका नाम क्या कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मुराद शाह साहब के, जनाब पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि जनाब कोई ऐसा लाहें अमल असेंबली से लेकर आएँ कि जो ये लो कॉस्ट इस प्राइवेट स्कूल्स हैं वो आपके शाना बाशाना इस स्लोगन को आगे बढ़ाने के अंदर काम कर सके। और ख़ास तौर पर जो हमारी रजिस्ट्रेशन के स्कूल्स की जो पेचीदा मसाइल हैं कि जनाब इस वक्त वो लोग समझ लें कि ना पोर्टल बंद है, रजिस्ट्रेशन फाइल्स हमारी निकल नहीं रही, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करने को उन्होंने खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि जनाब मैं आपको बता रहा था कि जी इसका भी शनाख्ती कार्ड, इसका भी शनाख्ती कार्ड, इसका भी शनाख्ती कार्ड, ये लेकर अब हमें तो ये लगता है कि वो हमारे लैंडलॉर्ड के डीएनए ना मंगवा लें, हमसे हमारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स ना मंगवा लें, तो उसको बेहतर किया जाए। उसके अलावा आप लोग जब अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए तो क्यों भेजते हैं? हम तालीमी इदारों में भेजते हैं कि जनाब वहाँ अदब सीखेगा बच्चा, तहजीब सीखेगा, हमारे बच्चे की तरबियत होगी, और ये वो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस काम के लिए वाबस्ता हैं। अभी कुछ थोड़े दिन पहले मैंने कल 2-3 दिन पहले एक देखे बड़ा ही अजीब कि जी हमारे डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन निकलता है, एक सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर चलता है कि जी स्कूल प्रिंसिपल हजरात वालिदैन के साथ अदब से बात करें। हो सकता है किसी एक स्कूल के अंदर कोई मसला हुआ हो, मगर मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट को इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि वो इस किस्म की पोस्ट वो इदारे में जहाँ बच्चा अदब तमीज़ और तहजीब सीखना चाहता है, आप उस इदारे के प्रिंसिपल को ये कहते हैं कि वालिदैन से अदब से बात करें। खुदारा ऐसा ना करें, आप अपना भी मजाक ना बनवाएं और स्कूल और तालीमी इदारों का भी मजाक ना बनवाएं कि आपने, मैं ये समझता हूँ कि कुछ सोशल मीडिया ने और कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स ने वालिदैन को और स्कूलों को आमने सामने खड़ा कर दिया है, जिसका नुकसान जो है अल्टीमेटली बच्चे पर है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम कुतुब के हवाले से, उसके हवाले से जो बात कर रहे थे, रसाई जो इससे फ़ोन ने दे दी ना जिसमें हर चीज़ है, तो इसने खुली रसाई दे दी है, इसमें आप अच्छा बुरा सब देख रहे हैं और आपका कान वो भी सुन रहे हैं और आप तहजीब यानी जिसका जो दिल चाह रहा है वो लिख भी रहा है। तो ये बात तो अपनी जगह। अब हम बात करें कि मैं चाहूँगी कि इसी हवाले से आप बताइए जो आप आखिरी कलमात हैं ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। मैं समझता हूँ कि कर रहे हैं फातिमा, जिस तरीके से आपने बात करी, और जो हमें अपनी रीडिंग हैबिट्स स्कूल्स को भी और पेरेंट्स को भी ये कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि अगर डिजिटल आप आ चुका है, किताब आप नहीं परचेज करते, किताबें तकरीबन फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं और आप वो परचेज भी कर सकते हैं, बल्कि फ्री भी एक बहुत मवाद मौजूद है। हमें अपने बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, ख़्वा वो फिजिकल किताब पढ़े या इस पर पढ़े या इवन ऑडियो बुक सुने, इवन ऑडियो बुक्स अवेलेबल। मौलवी साहब भी कुरान ना अब उस पर पढ़ा रहे हैं लैपटॉप पे। मेरे जो बच्चे वो होते हैं बाहर, वो यहाँ मौलवी साहब होते हैं, वो वहाँ पढ़ा रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, वर्ल्ड बदल गया है, वक्त बदल गया। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। मुझे बहुत ही मुफीद मालूमात आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी तालीम का एक हिस्सा मुझे मिला और मैंने भी सीखा और मुझे लगता है कि हमारे नाज़रीन को भी ज़रूर मज़ा आया होगा। तो जनाब प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा शो ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।